भौतिक अवशेष फिजिकल रिमेन्स, भौतिक अवशेष अर्थात फिजिकल रिमेन्स, भौतिक अवशेष कब्र, ठीक है, औजार, भवनों के अवशेष, ठीक है, भवनों के जो अवशेष मिले हैं वो सब भौतिक अवशेष कहलाते हैं अर्थात फिजिकल रिमेन्स कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं ये इंग्लिश में? ग्रेव्स, कब्र को क्या कहेंगे? ग्रेव्स कहेंगे। और इम्प्लीमेंट्स बिल्डिंग रिमेन्स। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख, अभिलेख से हमें इतिहास को जानने में सबसे ज़्यादा सहायता अभिलेखों से हमें मिली है, ठीक है। जैसे हमें जो भारत शब्द का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिला है, भारतवर्ष किस अभिलेख में लिखा पाया गया है? तो भारतवर्ष हमने सबसे पहले हाथी गुफा अभिलेख में पाया है। हाथी गुफा अभिलेख में भारत शब्द का वर्णन पाया हुआ है। भारतवर्ष, भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ मिला है? हाथी गुफा अभिलेख में मिला है, ठीक है। हाथी गुफा नामक अभिलेख में हमें भारतवर्ष का वर्णन मिला हुआ है। तो अब इसको थोड़े से हम एक लाइन में लिख लेंगे कि ये जो फिजिकल रिमेन्स होते हैं हम इसे किस बेसिस पे निर्धारित कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हमारा कोई सामान रखा है, जैसे एक कुर्सी और टेबल रखी हैं, क्या हम इसे फिजिकल रिमेन्स कह सकते हैं? इन्हें हम भौतिक अवशेष कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो इसकी जो इतिहासकारों ने परिभाषा गढ़ी हुई है वो क्या है कि कम से कम कोई वस्तु जो है वो 100 साल पुरानी होनी चाहिए, 100 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे? फिजिकल रिमेन्स कहेंगे अर्थात भौतिक अवशेष कहेंगे। जो वस्तु लगभग 100 वर्ष पुरानी होगी उसे हम भौतिक साक्ष्य के रूप में मान्यता देंगे इतिहास के अंदर। और एक चीज़ हम लोगों ने देखा कि इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, अभिलेख क्या होता है। मतलब हम लोग देखते हैं कि जो कुछ भी सॉलिड सरफेस पर लिखा होता है, जो कुछ भी हमें ठोस में लिखा हुआ मिला है, उसे हम अभिलेख के तौर पर सुरक्षित रखे हुए हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? अभिलेख बोलेंगे। जो हमें सॉलिड सरफेस पर लिखा हुआ मिला है, सॉलिड सरफेस पर, सॉलिड सरफेस पर जो कुछ भी हमें मिला है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि ये भौतिक अवशेष है। सॉलिड सरफेस पर जो कुछ भी हमें लिखी सामग्रियां प्राप्त होंगी, ठीक है, जो भी मटेरियल हमें सॉलिड सरफेस पर लिखा हुआ मिलेगा वह हमें भौतिक अवशेष के रूप में मान्यता कैसे देगा? उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या समय सीमा होनी चाहिए? 100 वर्ष पुराना होना चाहिए, ठीक है। उसे हम इंस्क्रिप्शन कहेंगे अर्थात अभिलेख कहेंगे। और कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम लोग लिख लेंगे। जैसे हम लोग इंस्क्रिप्शन का अध्ययन करते हैं, अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग इपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। और जो सिक्कों का अध्ययन है, सिक्कों के अध्ययन को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। इंस्क्रिप्शन का अध्ययन करने के लिए जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी की जाती है उसे इपिग्राफी कहते हैं। इपिग्राफी, इपिग्राफी किसे कहते हैं? इंस्क्रिप्शन, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। और अगला क्या? इपिग्राफी के बाद में न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक्स में क्या करते हैं हम लोग? न्यूमिस्मेटिक में स्टडी ऑफ कॉइन्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स, ठीक है। इपिग्राफी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन और न्यूमिस्मेटिक्स में स्टडी ऑफ कॉइन्स। और हम लोग टूल्स और जो इम्प्लीमेंट्स बने हुए होते हैं ह्यूमंस के द्वारा, उसका अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स में हम लोग क्या किसका अध्ययन करते हैं? आर्टिफैक्ट्स। जो भी इम्प्लीमेंट्स होते हैं, औजार होते हैं, इम्प्लीमेंट्स मेड बाय ह्यूमंस, जो भी इम्प्लीमेंट्स मानव के द्वारा बनाए गए उनकी स्टडी हम लोग किसमें करते हैं? आर्टिफैक्ट्स में करते हैं, ठीक है। और एक है जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट्रेडिशंस को और लैंग्वेज को। तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन, स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन, क्या? स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। इसे हम लोग
बोलते हैं फिलोलॉजी। फिलोलॉजी में हम लोग लैंग्वेज और ट्रेडिशंस की स्टडी करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसके बाद में कि ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम लोगों को इंडिया का हिस्ट्री पढ़ना है, तो इंडिया की हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया शब्द आया कहाँ से, ये भारत शब्द आया कहाँ से। भारत के विषय में पढ़ना है तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि